तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे 2 जून 2023 के करंट अफेयर्स की, जो कि रिलेटेड है हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे GS2 का कि कितना इंपॉर्टेंस है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो को, जिसमें कि हम पहला टॉपिक है जो नेशनल कमीशन फॉर इसका कलर चेंज कर देते हैं, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के ऊपर। देखिए, सफाई कर्मचारी क्या होते हैं आपको पता है, ऐसे लोग जो कि हमारे जो एक्सक्रिएटेड है चीज़ें हैं या फिर जो फीसेट होती है उनको उठाने का काम करते हैं, या फिर जो नाली वगैरह या गटर वगैरह इनको सफाई साफ़ वगैरह करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, आपके सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर सफाई कर्मचारी जो है पहले जो है क्या होते थे, ये बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, ये गटर में हो या किसी अनवांटेड चीज़ में हो जाके उसको साफ़ सफाई करते थे। ठीक है, जिसके कारण से इनमें क्या होती थी कि इनमें प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी उन पर डेथ भी हो जाती थी, हेल्थ इशू भी होता था और कभी कभी इनकी डेथ भी हो जाती थी। इसी चीज़ को कहते थे मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब कि बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी चीज़ के इंसान जो है खुद जाके उसको उस चीज़ को सफाई कर रहा है, किसी के और एक्सट्रैक्ट को उठा रहा है, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते थे। ठीक है, अब मैनुअल स्कैवेंजिंग को दूर करने के लिए है, और देखिए ये जो मोस्टली मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे वो कहते थे कि ये जो SC ST जो कास्ट वगैरह हैं या फिर जो भी निचले टर्म के लोग हैं वही करना चाहते थे। मतलब जैसे कि आप देख चुके हैं पहले भी जो हमारी नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी इन लोगों से ज़्यादातर काम कराया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए क्या लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 1993 में। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जो था एक स्टैट्यूटरी बॉडी था जो NCS के एक्ट द्वारा बना हुआ था 1993 से। ठीक है, इसके प्रोविजन जो थे, लेकिन 29 Feb 2004 को NCS के को क्या किया गया, सीज किया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण से ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या इसके प्रोविज़न सारे ख़त्म हो चुके हैं या फिर नहीं ख़त्म हुए हैं? तो इसका ये जो है इसके प्रोविज़न अभी भी वैसी है, फंक्शन वैसी भी है, लेकिन इसके जो फंक्शन है अब पहले जो 2004 से लेकर 2013 तक जब चलते थे तो वो किस बिहार पे चलते थे, ये एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के तौर पे चलते थे। लेकिन अब जो है इसके लिए बना दिया गया क्या, प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 को बनाया गया, जिसमें इसके काम को असाइन किया गया, इसके जो काम है NCS के काम को है वो दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी बने हैं प्रीलिम्स में। तो क्या है, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल। देखिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल। ठीक है, ये रूल किसके तहत पे आया था, ABC प्रोग्राम के तहत पे। कब आया, 2023 में। क्यों आया, क्योंकि देखिए आप जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो है स्ट्रे डॉग। ठीक है, स्ट्रे डॉग क्या हो रहे हैं दुनिया में, जो इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और प्लस स्ट्रे डॉग जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे। जैसे आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि स्ट्रे डॉग ने इतने बच्चों को काट लिया जिसके कारण से उनकी डेथ हो गई, या फिर इतने रेबीज़ की जो वायरस है वो फैल रही है। तो आपने ये सब न्यूज़ अभी काफ़ी सुने होंगे। तो इनको रोकने के लिए क्या कहा गया है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल लाया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या कोई रूल नहीं था, इससे पहले रूल था, इससे पहले कौन से थे, एनिमल क्रुएल्टी रूल के अंडर इसको लाया जाता था। लेकिन अब क्या है, लोग जो है जैसे कि कुत्ते जो हो गए, डॉग्स जो हो गए, उसने क्या किया, किसी बच्चे को काट लिया, तो उससे क्या होता था, जो ह्यूमन होते थे वो क्या करते थे, डॉग को मार देते थे, किलिंग कर देते थे। किलिंग करना क्या है, उसके लिए एथिकल है? एथिकल बिल्कुल नहीं है। एथिकल जब नहीं होगा तो उस बिहाफ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल प्रोग्राम को लाया गया, जिसमें कि रिड्यूस तो किया जाएगा स्ट्रे डॉग को के पॉपुलेशन को, बट उनके जो रिड्यूस किया जाएगा वो उनके एनिमल वेलफेयर को ध्यान में रख के किया जाएगा, यानी कि कोई भी एनिमल को नुकसान ना पहुंचा जाए उस बिहाफ पे उनको किया जाएगा। जैसे स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर उनको क्या कहते हैं, उनको रोक सकते हैं, जैसे कि स्टेरलाइज कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट कौन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसने इशू किया था ABC रूल को 2023 में। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किया था वो किसके
को प्रोवाइड करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि स्टेब्लिश थी किस पे, आपके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 पे, ये क्या थी, गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है किसको, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब देखिए ABC प्रोग्राम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पे है, क्या गवर्नमेंट पे या किसी और चीज़ पे, ये लोकल बॉडीज़ पे है। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे होते हैं और ग्राउंड लेवल पे ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। म्यूनसिपलिटीज़ होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, पंचायत होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ग्राउंड लेवल पर बनती है ABC रूल प्रोग्राम को अप्लाई करने की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। CDSCO स्टार्ट प्रोब इनटू आई ड्रॉप लिंक्ड टू इन्फेक्शंस। अब देखिए क्या हो गया, आई ड्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक फैला रही है। कहाँ पे, श्रीलंका में, ये न्यूज़ है। ठीक है, तो उसके कारण से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो आई ड्रॉप है कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी के तहत पे CDSO ने क्या किया, जांच करने की आदेश दिया है। ठीक है, अब देखिए CDSO के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, हमें इसके बारे में जानना नहीं है कि श्रीलंका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो है ही एक चीज़ न्यूज़। अब देखिए CDSO जो होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी ड्रग अथॉरिटीज़ होती है उसको सेंटर पे उसका काम करता है। ठीक है, मतलब जितने भी ड्रग्स है उसको अप्रूवल देना, लाइसेंस देना, या फिर उसको रोकना, या फिर उसको वैक्सीनेशन करना, इन सब का काम होता है। ठीक है, ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस कहाँ से मिलता है इनको मिलता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से इनको इसके फंक्शन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, अप्रूवल देना किसी भी ड्रग्स को। ठीक है, जो भी नए ड्रग्स मार्केट में आए, वैक्सीन मार्केट में आए तो उसको अप्रूवल देना, क्लिनिकल ट्रायल कराना, कितने लोगों पे कराना, किन लोगों पे कराना, कैसे लोगों पे कराना, किस तरीके से कराना। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को मेजर्स करता है कि किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह की स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, लाइसेंस ग्रांट करना, यानी किसी कंपनी को अगर लाइसेंस चाहिए तो वो कैसे ले सकता है, क्या प्रोविजन है, क्या इंप्लीमेंटेशन है उसकी। ठीक है, और साथ ही साथ इनके स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, सेट करना, कि उसके जो सेल करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की और डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो स्टैंडर्ड्स है उनको किस तरह से सेट किया जाता है, वो सब किसका काम है, वो आपका CDSO का काम है, जो कि किसके थ्रू मिलता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत में मिलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं सेडिशन लॉ को आप जानते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट ने क्या किया था, इसको रोक दिया था कि इसकी इम्प्लीमेंट को अभी रोक दिया जाए जब तक इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको कहा गया है कि इसको रिटेन किया जाएगा, बट कुछ सेफगार्ड के साथ इसको रिटेन किया जाएगा। कोई ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म किया जाए। सेडिशन लॉ क्या खत्म करना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी लॉ हमारे लिए पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना, ये कोई भी एक मीडियम अप्रोच नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि कहा गया है सेडिशन लॉ को रिटेन किया जाएगा, लेकिन कुछ सेफगार्ड के साथ करने पर ही इसको बेटर इंप्लीमेंटेशन मिल सकती है, इसको लॉ कमीशन ने कहा है। ठीक है, अब सेक्शन 124A जो IPC का दिखाता है, वो क्या दिखाता है, सेडिशन लॉ को दिखाता है। अब सेडिशन लॉ एक्चुअली में होता है क्या, सेडिशन लॉ होता है अगर आप किसी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसके थ्रू, कोई भी आप रिटन थ्रू, स्पोकन करके, या फिर आप कोई ड्रॉ दिखा के, इस तरह से अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ को दिखाता है। ठीक है, अब ये सेडिशन लॉ पे क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, और आपको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो लॉ है, एक्चुअली ये लॉ प्रॉब्लमेटिक क्यों है, प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। क्यों, अगर इसमें आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, यानी गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो बोल रहे हो यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब गवर्नमेंट अगर इसके अंडर में अरेस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं रिटेन करती है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करती है। तो इसका मतलब आपके फंडामेंटल जो है राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होते हैं। जब रेस्ट्रिक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से इसको कहा गया है, सेडिशन लॉ को जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो लॉ है ये कॉलोनियल लेगेसी यानी कॉलोनियल टाइम से चल के आ रही है, तो इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए। क्यों, ये नहीं कि अंधाधुंध किसी को भी उठा के आपने जेल में बंद कर दिए, तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेडिशन के केस मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी ऐसे लोगों को उठा के कोई बेस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, किसी तरीके से आपका प्रोविज़न नहीं है, तो उन प्रोविज़न को पहले लाया जाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कहीं ना जिससे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं ना वायलेट होकर इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब अगर मैं बात करूं इसके पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट क्या है, अगर इसमें पनिशमेंट मिलेगी तो नॉन वेलेबल होगा, यानी कि कोई भी इसमें पनिशमेंट जो है वो अगर कोई भी डिटेन होता है तो वो क्या कर सकता है, उसको
नॉन वेलेबल मिलेगा, मतलब उसको वेल नहीं मिल सकता। और 3 से लेकर लाइफ टाइम तक उसको पनिशमेंट मिल सकता है, यानी कि इम्प्रीजमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटाइटल नहीं है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं GS3 की, जिसमें GST कलेक्शन जो है 1.5 करोड़ लाख जो है वो भी पार किया है 5th टाइम पे। ठीक है, अब GST की बात करें, GST क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी जो टैक्स है वो अगर एडेड होता है इसके साथ तो उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें अगर जो टैक्स लग के आता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये कब आया था? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पे ये आया था। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है कहाँ पे? सप्लाई साइड में, क्योंकि जिसके पास ये पहुँच रहा है, जो इसको सप्लाई कर रहा है, वो क्या करेगा? इसके ऊपर टैक्स लगा के इंक्लूड करके देगा, इसलिए सप्लाई साइड ये एप्लीकेबल होता है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन होता है, यानी कि जिसके पास पहुँच रहा है वही इसका टैक्स देगा, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। रेट जो होती हैं वो दोनों के डिसाइड से होती है, सेंटर और स्टेट के दोनों के डिसीजन से ही ये बनते हैं। ठीक है, अगला रेट्स जो है कौन कौन सी स्लैब है आप देख सकते हैं, 0, 5, 12, 18, 28% का। और आर्टिकल कौन सा दिखता है? 246A में इसको GST को इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं GST काउंसिल, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है आर्टिकल 279A के तहत। ठीक है, जो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और साथ ही साथ जो वोटिंग का अधिकार है वो 1/3 है सेंटर के लिए और 2/3 है किसके पास? स्टेट के पास। लेकिन डिसीजन जो होती है वो मेजोरिटी से होती है और वो दोनों के सहमति से होती है। ठीक है, अब आगे की न्यूज़ है, हाई कोर्ट जो है अपहल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 37 ऑफ फेमा एक्ट। फेमा क्या होता है? अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज होती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज होती है, बाहर से पैसा इंडिया में आता है, इंडिया का पैसा बाहर से जाता है, तो उसको रेगुलेशन करने का काम किसका होता है? फेमा का होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि इंडिया ने जो इक्विवेलेंट, इंडिया के जो एसेट है, जो फॉरेन के एसेट के इक्विवेलेंट, अगर कोई भी पर्सन यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करके बाहर चला जाता है और उसका एसेट अगर इंडिया में है, तो ईडी क्या कर सकता है? उसके एसेट्स को सीज कर सकता है। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट एसेट्स को क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। एसेट क्या होता है? एसेट होता है कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? बेनिफिट देता है। जैसे आपकी जैसे आप एक मान लीजिए, सपोज कीजिए आपका घर है, घर क्या है? आपको इनकम देगी, तो वो आपका एसेट हो गया। आपकी साइकिल है, साइकिल जैसे साइकिल है, साइकिल से आप क्या कर रहे हो? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपकी टाइम सेविंग हो रही है, कंज्यूम टाइम सेव हो रही है, तो इसके कारण से साइकिल क्या है? आपके लिए एक एसेट का काम करेगा। ठीक है, एसेट जो भी आपको बेनिफिट पहुंचाए वो आपका एसेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फेमा एक्ट कब आया था? 1999 में। ठीक है, ये रेगुलेट करता है सभी फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, जो भी इंडिया में ट्रांजेक्शन होते हैं, किस तरह के ट्रांजेक्शन? इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस और पेमेंट, इनमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले न्यूज़ की, जिसमें कहा गया है इंडिया नेपाल ने साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। एनर्जी ट्रांसपोर्ट को इंडिया नेपाल ने साइन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 100,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंपोर्ट करेगा किससे? नेपाल से 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किया था। ठीक है, लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, जो साइन किया है। अब देखिए, एक डिस्प्यूट का नाम याद रखिए, काला पानी डिस्प्यूट्स, जो कि उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड के जो बॉर्डर है वहाँ की जो एक जगह है उसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर किसके कारण से? आपके नेपाल और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ये डिस्प्यूट्स चल रहा है। ठीक है, चलिए अब चौथे न्यूज़ की बात करते हैं। हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्स बाय 2027। ठीक है, क्या कह रहा है? जो हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेस है। ठीक है, कब तक? 2027 तक। अब गवर्नमेंट ने कमिटेड क्या किया था? जो 50 गीगावाट है वो रिन्यूएबल एनर्जी हर साल वो क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए इसके तहत पे ये चीज़ बनाया गया है। ठीक है, अब अगली न्यूज़, लिथियम। लिथियम जो है आपको पता है एक एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये चिली और बोलीविया जो है इसके लार्जेस्ट रिजर्व जो है वर्ल्ड के, वो आपके कौन है? चिली और बोलीविया। लिथियम कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज का जो लास्ट आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग क्या करना है आपको? जापान और साउथ कोरिया, इन दोनों के बारे में। कल आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में देखा था, आज साउथ कोरिया के बारे में आप जो है सर्च करेंगे और उसको देखेंगे, इसकी बॉर्डरिंग कंट्री, इसके डिस्प्यूट्स वगैरह, जो कल की भी आपकी इससे रिवीजन हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू।